नारायणं नमस्कृत्यं नरेशं नरोत्तमम् चलिए, कक्षा समय पर है, जिसको जुड़ना है वो ऊपर नीचे आगे पीछे 1-2 मिनट जुड़ता रहेगा और बाकी चैनल पे तो चीज़ें डल ही जाती हैं, तो कोई देखना चाहेगा वहाँ से भी देख पाएगा। बड़े ही कल की यात्रा है मेरी माता भद्रकाली के दर्शन की। माता सती माता वाली स्टोरी तो कोई ऐसे बखान की आवश्यकता नहीं है। वो तो कोई भी जो सनातन धर्मी है, वो सभी पहले से थोड़ा ना थोड़ा उसके बारे में जानता ही है कि कैसे सती जी ने जिद करी कि मुझे तो मायके जाना है, वहाँ पे अनुष्ठान हो रहा है। वहाँ जाके उन्हें सब देखा कि शिव का तिरस्कार हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बताओ, ये मेरे शब्द नहीं है, देवी के शब्द हैं जो संतों की मनीषा से मैंने सुने। वो कहती हैं कि आराधना तो छोड़ो, उपासना तो छोड़ो, आराधना, उपासना, स्मरण, पाठ, पूजा, अनुष्ठान में तो छोड़ो। यदि कोई केवल संदर्भ में ही, लोकाचार में ही, बातचीत में ही शिव बोल दे तो हंति पापम पुराकृतम, अनेकों अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आराधना प्रार्थना तो छोड़ो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आराधना प्रार्थना। आराधना प्रार्थना करो तो बात अलग है। इन बिटवीन कन्वर्सेशन में आप शिव बोल दोगे, उसी में पुण्य हो जाता है। आप कभी काशी इत्यादि जाएंगे या किसी महानतम शैव आचार्य को देखेंगे तो बीच में बोलते रहते हैं हे भगवान शिव 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 शिव। जैसे कुछ लोग राम राम भी बोलते हैं, हरे राम राम, ऐसे ही बोलते हैं हे शिव 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 शिव। देवी सती कहती हैं कि ध्यान योग मुद्रा आसन पे तो छोड़ो, यदि शिव का इन बिटवीन कन्वर्सेशन नाम ले लिया जाए शिव, उतने में हजारों हजार जन्म के जो है तो वो कार्य पूरे हो जाते हैं। तो हमने कुछ ना कुछ बातें कर ली है, अब हम इससे थोड़ा सा आगे को बढ़ेंगे। तो ठीक है, अब कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी, टुमारो आई एम गोइंग टू भद्रकाली टेम्पल। वन इज इन दिल्ली एंड सेकंड वन इज इन कुरुक्षेत्र। देवी माँ के कहते हैं पैर गिरे थे, पैर उंगलियां टकने, बेसिकली टकना। तो कुरुक्षेत्र में माता देवी का टकना गिरा था पैर का, तो वहां पे शक्तिपीठ है और वो भद्रकाली का है। भद्रकाली तो अपनी महामाया है। ये जो कक्षा ले रहे हैं निरंतर इन लोगों ने जान ही लिया कि भद्रकाली अपनी महामाया। और मेरा प्रारंभिक गुरुकुल भी कुरुक्षेत्र में है। ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है, कोई भी काम अच्छा बुरा नहीं है और भगवती प्रसाद को चुनती है देने के लिए कि किसको देना नहीं देना। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ। थोड़े दिनों पहले एक न्यूज वायरल हो रही थी कि देयर इज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड शी इज नॉट आल्सो प्रॉपर आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड शी इज डूइंग सी सेक्शन ऑफ अ लेडी। एक मतलब कि डॉक्टर नहीं थी पर डॉक्टर एक सी सेक्शन कर रही थी। इट्स लाइक कि भगवान ना करे किसी को शारीरिक कोई समस्या है तो क्या मोची के पास चले जाओगे, मोची के पास कि भैया मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर देना? क्या दर्जी के पास चले जाओगे कि यार मेरे को जरा हाथ में लग गई है, इसको जरा सिल देना करके? या चले जाओगे कि बहुत तेज सिर दर्द फटने को रहा या कंधे का ऑपरेशन कराना है, पैर घुटने का ऑपरेशन कराना है, किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराना है, तो क्या चले जाओगे इंजीनियर के पास कि स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना जरा मामला? नहीं करोगे ना। उसी के पास जाओगे जिसने उस चीज की बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। बल्कि डॉक्टर तो छोड़ो, यदि समस्या आपको
यदि समस्या आपको हार्ट की है तो आप अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को ढूंढेंगे। यदि आपको परेशानी हड्डियों की है तो आप ऑर्थोपेडिक्स को ढूंढेंगे। आपको समस्या जिस प्रकार की है आप उस प्रकार से अपने डॉक्टर को ढूंढते हैं। बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट क्यों ना हो, आप उसके पास किडनी के लिए नहीं जाएंगे। चाहे कितना ही बड़ा न्यूरोसर्जन क्यों ना हो, आप उसके लिए हार्ट का ऑपरेशन लेके नहीं जाएंगे। चाहे कितना ही बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट हो, उसके पास आप दिमाग का ऑपरेशन लेके नहीं जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस है ना। लेकिन जब बात धर्म, विवेक, शास्त्र, पुराण, पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, शिक्षा, दीक्षा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र की आती है तो उसके पास चले जाते हैं जिसके फॉलोवर ज्यादा है। कि इसके फॉलोवर ज्यादा है तो इससे ज्यादा मजेदार रहा होगा मामला। अरे वो तो फेक भी डल जाते हैं। पीआर टीम बैठी है रील्स वायरल करने को। अब जो व्यक्ति गुरुकुलों से मर्यादित ढंग से पढ़ा है, गुरुकुल से पढ़ा है, संस्कृत शास्त्र पढ़ा उसने, ऐसा नहीं कि इंजीनियर थे कुछ करने को नहीं मिला तो चलो कथा ही तो बांचनी है कि चलो अब कुछ नौकरी वोकरी नहीं मिल रही, ज्योतिष के चार मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन सीख लिया है तो वहां चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। परंपरा से जो पढ़ाओ सेम एज डॉक्टर। इधर पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं था तो कर लिया, तो ये थोड़ी होगा कि चलो ये कुछ नहीं आता था तो नहीं कर लिया तो चलो इसे हार्ट का ऑपरेशन करा लेते हैं। ऐसा तो कभी नहीं करोगे जीवन में, क्योंकि वहां का है वो प्रत्यक्ष और तुरंत देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष और तुरंत कि यार ये तो गड़बड़ मामला है। पूजन पाठ में इस प्रकार का तुरंत नहीं मिलता है, प्रत्यक्ष नहीं मिलता है। ये तो बीज की तरह है कि आपने बीज बोया, फल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। पूजन विधि का पता नहीं है, पाठ विधि का पता नहीं है, बैठ जाते हैं पूजा कराने, 4 घंटे पूजन कर लेते हैं, 8 बजे पूजन करके कहते हैं कि हाँ हो गया, उसमें 40 गलतियां। इतने सालों में सिर पे ढके ढके पूजन कर रहे हो, तिलक लगाना नहीं आ रहा है, शिखा बंधन करनी नहीं आ रही है, तो फिर कहते हो कि मामला सीख है। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट सच पर्टिकुलर थिंग्स कि आप लोगों को इस चीज का ज्ञान हो। क्या चलिए गुरु भगवान का ध्यान करके आगे बढ़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च बालाराविन्द्युति विद्युति क्रीडां तुङ्गकूचां नयनत्रयया युक्तां स्फुरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरा प्रभजे भुवनेशिं, भीतिकरा प्रभजे भुवनेशिं। भुवनेश्वरी माता को हमारा नमस्कार है। तो लेक्चर जो है हमारा वो इसी प्रकार का रहेगा कि आपने इतना तो जान लिया है कि जिस चीज़ का जो पात्र है उसको उसी चीज़ के पास करके जाना चाहिए। तो कल अपनी एकादशी द्वादशी से संबंधित कुछ साधना कार्य है, पूजन कार्य है, वह माता भगवती पराम्बिका चामुंडा, माता भव्यता भद्रकाली की स्थली कुरुक्षेत्र में स्नान ध्यान दर्शन होगा। ब्रह्म मुहूर्त के स्नान वहीं होंगे। सरोवर में माता कात्यायनी के दर्शन करे जाएंगे। तदुपरांत गुरुकुल में गुरुपीठ को प्रणाम। गुरु जी का तो देवसान हो गया, लेकिन गुरुपीठ होती है तो गुरुपीठ को प्रणाम किया जाएगा। पीठ अर्थात पीठ मतलब कमर नहीं, पीठ मतलब स्थान। ठीक है, कुछ का कुछ सोच के बैठोगे गुरु जी की पीठ, तो कह रहे हैं गुरु जी का स्वर्गवास हो गया तो फिर गुरु जी की पीठ क्या, पीठ मतलब स्थान, गुरुपीठ। तो वहां पे दर्शन किए जाएंगे। तदुपरांत भद्रकाली माता की उपासना प्रारंभ करेंगे और कल का दिन माता भद्रकाली की सेवा में जाएगा। वीडियो कॉल हो सके ना हो सके, कक्षा का लिंक डल सके ना डल सके, फोटो तो होगी, उसी में दर्शन कर लेना, क्या पता उतने में भाग्य खुल जाए। और ये देखो माता रानी की कृपा है कि तंत्र साधना के बारे में बात कर रहे हैं और देवी माता ने अपने पास बुला लिया। ठीक है, ये भी कृपा है माता रानी की।
वेरी मतलब जाने के लिए। माता काली का अभिषेक मेरे गुरुदेव अंगूठा काट के खून से करते थे, खून से निचोड़ के खून से करते थे देवी काली का अभिषेक। उन्होंने फिर भगवती अपन को दी, अब उनकी सेवा करते हैं जितना बन पाता है। हम क्या कर पाते हैं, कराने वाली वही देवी हैं, वो चाहती हैं तो होता है, वो चाहती हैं तो नहीं होता। बड़े ही विचित्र पूजन पाठों के क्रम हैं, कभी धीरे धीरे आप जब सीखने लगेंगे तो जानने लगेंगे बहुत टाइप की पूजन होती है। खून चढ़ाना तो बहुत छोटी सी बात है, बल्कि कुछ कुछ तो इंस्टाग्राम वालों के हाथ भी लग जाती हैं, तो उसमें वो प्रॉपर भेजते हैं कि काली की साधना कर रहा था, अब यक्षिणी खून की बलि मांग रही है, अब खून कहाँ से दूं। ये भाई ज्यादा आदमी। लेकिन साधना का विषय है, देने वाले देते हैं, करने वाले करते हैं। जो अध कचरे होते हैं ना, जो घोड़ा बन पाते हैं ना गधा बन पाते हैं, और खच्चर रह जाते हैं, खाली सामान ढोने के काम आते हैं। किसी ज्ञान को लें तो उड़ा लें। खैर, ये आज हम बात करेंगे थोड़ी सी साधना के विषय में, जो रोज करते हैं, है ना, कि भैया साधना हो। एक ये तोते की तरह रटाना पड़ रहा है, जैसे मंडन मिश्र के तोते को सब वेद आते हैं ना, ऐसे रटना पड़ रहा है। आसन पवित्र रखो, जिससे आचमन करते हो उन बर्तनों को अलग रखो, कम से कम एक स्थान रखने का प्रयास करो, है ना, एक स्थान रखने का प्रयास करो। और एक आसन, एक दिशा, एक ही दिशा में मुंह करो। ये नहीं कि घड़ी बने हुआ आज इधर मुंह करके कर लिया, आज इधर मुंह करके कर लिया। एक ही दिशा में मुंह करने का प्रयास करो। अच्छा, तेल का दीपक जलाओ। कौन कौन है जो तेल का दीपक जला के त्राटक करने की कोशिश कर रहा है, जरा बताना एक बार। आकृति इज डूइंग, राकेश जी इज डूइंग, Aditri is doing, Shivanjali is doing very good, Pratyasha is doing okay, good. Those who are doing is nice. At least वही है ना, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के खाली प्रिस्क्रिप्शन लिख देने से इंसान ठीक नहीं होता। यू हैव टू टेक मेडिसिन। मैं डॉक्टर के पास जाओ और उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, और प्रिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है, तो अब दवाई आपने खाई नहीं, कह रहे डॉक्टर खराब है, ठीक ही नहीं हो रही। मैं क्या दिखाओ, क्यों नहीं ठीक हो रहा, कि दवाई नहीं खानी। अरे अजीब आदमी हो, दवाई खाई नहीं है, कह रहे डॉक्टर खराब है। अरे भाई दवाई खानी पड़ती है ना, तो बोल थोड़ी रहा हूँ, खाली बोलने का मतलब थोड़ी है, साधना करनी पड़ती है। वो मैंने एक स्टेटस भेजा, आई मी जस्ट वो स्टोरीज पे अपने स्टेटस लगा देता है और सोचता है कि माता रानी अपने साथ ले जाएंगी। ऐसा नहीं होता है, आपको खुद को साधना करनी पड़ती है। साधना खुद का साधक विषय है। जैसे भूख लगे, अब भंडारा कर लो 10,000 आदमियों का, मन में तो संतोष मिल जाएगा, पर पेट की भूख तो तभी मिलेगी प्यारे, जब उस भंडारे का प्रसाद स्वयं पाओगे। मन की भूख अलग है, शरीर की भूख अलग है। तो भैया साधना का विषय अलग है, दूसरों को प्रवचन सुनना बात अलग है। प्रवचन सुनते सब है, जीवन में कौन उतार पा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ईश्वर प्रसादात, कल शुभ अवसर पर माता भद्रकाली का स्मरण करेंगे। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। तो माता भद्रकाली की जैसी कृपा होगी, जैसी अनुज्ञा होगी, उस प्रकार से हम आगे कार्य को श्रेष्ठतम प्रकार से करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तो हमने कल बात कर ली थी कि यदि मेष लग्न हो और सूर्य 12 भावों में किस किस भाव में क्या क्या फल देता है, ये हमने निरूपण किया था। ठीक है, अब मेष के बाद कौन सी लग्न आएगी, जल्दी बताओ। मेष के बाद क्या आएगा, वृष। मेष के बाद वृष। तो भगवती पुस्तक को प्रणाम करते हैं, माता अंगी सरस्वती को प्रणाम करते हैं। अब हम बात करते हैं वृष की। तो लेट मी टेल यू वन, लेट मी टेल यू थिंक कि वृष क्या होता है, वरना ऐसी कंफ्यूज रहोगे, है ना। ओह माय गॉड, देयर इज a little bit problem that I don't have pen right here, but I will show this in book. Okay, see, ये था शुरू,
सूर्य में हो गया है ना, मेष लगन में द्वितीय भाव हुआ है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको किस प्रकार से जानना है, आपको इस प्रकार से जानना है कि मेष लगन में, ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ, आपको कैसे जानना है कि मेष लगन में सूर्य के 12 भावों में क्या प्रकार थे, ये जानना है, या आपको ये जानना है कि मेष लगन में, मेष लगन में चंद्रमा के क्या प्रभाव होते हैं, ये जानना है। सूर्य। बताइए। सर सूर्य। सूर्य जानना है, मतलब अगर नंबर 2 डला हो, है ना, 2 डला हो तो ठीक है, आपको यही बता देते हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे किस विषय में, इसी विषय में बात करेंगे कि यदि मेष लग्न हो के बाद वृष लगन है, तो वृष लगन में 12 भावों के अंतर्गत, मतलब कि यदि वृष लगन हो तो 12 भावों में यदि बैठे हों कौन, सूर्य महाराज, तो उनका प्रभाव क्या क्या होता है, ठीक है, आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ड्रॉ योर सेल्फ, है ना, कैसे पता चलेगा आपको, कुंडली अपने आप से एक ड्रॉ करो और अपनी अपनी स्क्रीन खोल के मुझे एक बार दिखाओ कैसे, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे बना रहे हैं। पहले कुंडली बनाओ और जो सबसे पहले वाला भाव है उसमें 2 नंबर लिखो और उसके बाद आगे आगे नंबर डालना शुरू करो। स्टार्ट डूइंग एंड शो मी योर बुक्स। आदित्य यस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड आदित्य। अब सोचो जहां पे ये 2 नंबर लिखा है तो सूर्य का फल वहां पे क्या होगा, अब हम आज ये डिस्कस करेंगे, फिर 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा, 5 में होगा, इस प्रकार से जैसा आदित्य ने दिखाया सबने देखा। आदित्य शो देम अगेन, और बाकी सब भी फटाफट ऐसा बनाओ ताकि आप लोगों को पता चले। बनाओ जल्दी से। बना लिया, ठीक है, ठीक है, बना लिया बच्चों ने कुछ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देर आए दुरुस्त आए, कुछ कुछ तो सीख रहे हो, मतलब समझ गए ना कि 2 नंबर पढ़ा है तो क्या हुआ, ये साध्या बना लिया। ठीक है, जिन्होंने बना लिया बहुत बढ़िया, जो दिखा रहे हैं वो इस बात से अब समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ अब, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट और थिंग। भृगु देवता को नमस्कार है। अब जहाँ पे प्रथम भाव में ये 2 नंबर डला है, ये जी 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 बताइए, हाथ उठाया आपने बाजी, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि यदि 2 नंबर का सूर्य बैठा हो लगन भाव में पहले हाउस में, तो क्या फल होता है। आप ना गौर करिएगा, जैसे आज कल हमने 1 नंबर पे बात करी, आज हम 2 नंबर पे बात करके खत्म करेंगे, ठीक है।
फिर हम 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, फिर 6 नंबर पे, फिर 7 नंबर पे, 8, 9, 10, 11, 12। तो जाहिर सी बात है इन 12 में से सूर्य आपकी कुंडलियों में तो कहीं ना कहीं बैठा होगा, आपके बच्चों की में बैठा होगा, मम्मी पापा के में बैठा होगा, भाई बहनों के में बैठा होगा, दोस्तों के में बैठा होगा। तो आप लोगों को इससे खुद देख के जानने का मौका मिलेगा, अच्छा अभ्यास मिलेगा। ठीक है, फिर आज जैसे हम सूर्य की बात कर रहे हैं, फिर हम चंद्रमा को पकड़ेंगे, अलग अलग ग्रहों को पकड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। Aditri, you want to say something? यस सर। सर जी मैं गेस कर सकती हूँ कि जैसे अगर सूर्य लग्न में 2 नंबर में सेकंड हाउस में बैठा है तो वो क्या फल देगा। हाँ बिल्कुल करो। आपको लगता है कि आप बता सकते हो कि अगर 2 नंबर का सूर्य प्रथम भाव में बैठा तो क्या यस सर। करेगा? हाँ बताओ। यस सर जो सेकंड यस सर जो जो सेकंड हाउस होता है, जो जो वृष वो होता है राशि, उसका स्वामी होता है शुक्र। और सूर्य वहां पे हम्म, बैठा है, सूर्य और शुक्र मित्र हैं। तो वो अच्छा है बदले में। तो शरीर अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, आवाज कट रही है आकृति दूसरी अच्छा होगा, बाबू आपकी बुद्धि ना, अच्छा आपकी आवाज कट रही है। लेकिन आपने जो शुक्र तक बोला वो होगा। यस मुझे सर। समझ आया। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं बताता सर हूँ, अब आ आप रही है लोग मेरी सब। आवाज। हाँ पहले से बेहतर है। चलो मैं बताता हूँ, देखो ओके सुनो। सर। पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में शत्रु शुक्र की वृष राशि पर बैठे हुए सूर्य के प्रभाव से जातक को माता तथा भूमि मकान आदि का सामान्य सुख प्राप्त होता है। शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी रहती है। ठीक है, यहाँ से सूर्य 7वीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को मंगल की वृश्चिक राशि को देखता है, अतः जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में सुख सफलता की प्राप्ति होती है। क्यों होती है भैया? देखो क्या पढ़ा है, 8 नंबर मंगल की राशि में पढ़ा है। ठीक है, तो वहां पे कैसी है, मित्र राशि है, मित्र दृष्टि पड़ रही है। तो वहां पे इसने क्या करा, पति पत्नी जो वगैरह हैं उनको क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। और जैसा शुक्र के साथ इसके संबंध थे वैसा संबंधों को निभाते हुए इसने शरीर की हालत कर दी। क्लियर? अब तो बेसिक बेसिक पता चल गया होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव क्या हिसाब किताब चल रहा है ना। अब देखना दूसरे में भी आप लोगों को अपने अभ्यास लगने लगेगा कि अब क्या होगा। यदि वृष लग्न में दूसरे भाव में मिथुन राशि में सूर्य बैठा हो तो क्या फल होगा, मतलब कुल मिला के दूसरे भाव में बैठा है तो क्या फल होगा। द्वितीय, धन कुटुंब के रथ में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर बैठे हुए सूर्य के प्रभाव से जातक को धन संपत्ति तथा कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, परंतु माता की सुख बनी रहती है और भूमि मकान आदि के कुछ सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन जो बहुत सुपीरियर होने चाहिए थे ऐसे नहीं हो पाते। यहां से सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से आयु तथा पुरातत्व के अष्टम भाव को अपने मित्र गुरु की धनु राशि में देख रहा है, अतः जातक को आयु और पुरातत्व मतलब जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है ना, पेरेंटल बेनिफिट्स हैं, है ना, उनका लाभ मिलेगा तथा दैनिक जीवन में भी सुख मिलता रहेगा, ओवरऑल ठीक माना जाएगा। ठीक है, अब वृष लगन में तीसरे भाव में सूर्य का क्या फल है। तीसरे, पराक्रम एवं सहोदर स्थान पर अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर बैठे हुए सूर्य के प्रभाव से जातक को माता भूमि भवन इत्यादि की सुख की प्राप्ति होती है तथा वह शक्तिशाली होता है, अतः इस स्थान पर सूर्य के कारण जातक पराक्रम एवं सुखी होता है। अब देखो तीसरा भाव किस चीज का है, पेशेंस का और पावर का। ठीक है, अब वो अपने मित्र की राशि में है तो पेशेंस भी दे रहा है और पावर भी दे रहा है, लेकिन 7वीं दृष्टि से अपनी शत्रु राशि शनि की राशि मकर राशि को देखता है। ऐसे में जातक को भाग्योन्नति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और धर्म का पालन करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि या तो इस व्यक्ति को धर्म में कम आस्था होती है या नास्तिक होता है, या जबरदस्ती करवाओ तो कर लेता है, अदरवाइज करने का इसका अपना मन नहीं होता, और यदि होता है तो परिस्थिति ऐसी बनती है कि अपने हिसाब से धर्म नहीं कर पाता। क्लियर? फटाफट फटाफट एक लाइन में लिखते जाना कि अच्छा है बुरा है किस चीज से रिलेटेड है, ऐसा फटाफट फटाफट नोट्स में डालते रहना, तभी आगे जाके याद रहेगा, वरना भविष्य में जाके भूल जाओगे। अब चौथे भाव में सूर्य, मतलब कि चौथे भाव में नंबर डाला है कौन सा, 5, बैठा है सूर्य, तो क्या फल देगा। चौथे, माता भूमि भवन के स्वराशि सिंह स्थित होने के कारण से, अब देखो वो अपने घर में बैठा है तो कैसा फल देगा। ओके, आद्या सिंह की एक्सप्लेन टिल द स्वर। ओके,
तो बेटा ध्यान, 5 नंबर का सूर्य बैठा है चौथे हाउस में, ठीक है। लगन कौन सी है? वृष लगन है। तो ऐसे में आप देखिए कि 5 नंबर का स्वामी कौन हुआ? 5 नंबर का स्वामी हुआ सूर्य। सूर्य अपनी ही राशि में बैठा है, तो यदि कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठा है तो जाहिर सी बात है अच्छा फल देगा। चौथा घर होता है माता, भूमि, भवन, सुख, ठीक है। तो अब व्यक्ति की माता भी अच्छी होगी, भूमि भी अच्छी होगी, भवन मतलब उसका घर भी अच्छा होगा और उसे सुखों की प्राप्ति भी होगी, ऐसा महर्षियों का मत है। और सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से दशम भाव को दिखता है ना। तो 10वें भाव में कौन बैठा है? 10-11 का शनि। 11 नंबर का स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ। तो शनि कौन है? सूर्य का शत्रु है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? पिता, व्यवसाय, राज्य के पक्ष में जातक को थोड़ी सी कठिनाई होगी। माता के स्थान पे खुद के घर में बैठा था, ऑल गुड किया। पिता के घर को नीच की दृष्टि से देखा तो पिता का थोड़ा सा लॉस किया, पिता के बिजनेस में भी लॉस किया और पिता से संबंधों में भी लॉस किया। प्रॉपर्टी जो पेरेंटल पापा की तरफ से मिलने वाली हेल्प थी उसमें भी लॉस किया। या साफ शब्द में थोड़ा कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पिताजी थोड़ा सा बीमार रहेंगे, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। 5वें त्रिकोण, त्रिकोण बताया था ना मैंने, 2, 5 और 2, 5 और 9 नंबर, 2, 5 श्री राधे और जी, 9। एक सेकंड बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही बिल्कुल भी ना, बहुत बहुत लाउड, मतलब बिल्कुल मिनिमाइज है एक दो लाउड पॉइंट्स एंड के हिसाब से। पर सर लाउड एंड क्लियर आ मेरे रही है। पास ऑडिबल नहीं है। अच्छा, तो संदीप जी अपने मोबाइल को एक बार क्लास को एग्जिट करिए, दोबारा से एग्जिट करिए, क्योंकि बाकी सब पे थोड़ा ठीक आ रही है, तो मैं हो सकता है रिज्वाइन आपके करके यहाँ ट्राई कुछ करता हूँ, प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। ठीक ठीक। तो अब क्या है, अब हम करते हैं 5वें स्थान पे। देखो दूसरा, 5वां और 7वां स्थान इज सॉरी, दूसरा, 5वां और 9वां स्थान इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दूसरा घर किसका है? धन। 5वां घर किसका है? विद्या बुद्धि का। और 9वां घर उससे प्राप्त होने वाली ऐश्वर्यताओं का। तो जीवन में इंसान को चाहिए क्या? पैसा चाहिए, दिमाग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। नाटे लंबे, छोटे, नोटे, गोरे, तो जैसे तैसे काम चला ही रहे हैं। अगर 2, 5, 7 इत्यादि ठीक है तो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू। 5 अगर आप किसी हैं तो उसके लिए आप जो प्रिपरेशन है वो कहां से शुरू करें? 2, 5 और 9 को देखें। और यदि आप देखना चाहते हैं क्या उसके जीवन में थोड़ी सी नेगेटिव कुछ देख सकते हैं या देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे? तो उसके लिए आप उसका देखेंगे 6, 8 और 12। समझ रहे हो? तो उसके लिए आप देखेंगे 6, 8 और 12 नंबर। ध्यान रखना इन बातों को। चलिए, तो आगे बात करते हैं। हमने कौन से तक बात बोली? 5वें पे हमें बात करनी है ना। 5वें संतान भाव में क्या भाव बोलते हैं? 5वें क्या बोलते हैं? संतान भाव। बेटा क्या बोलते हैं? संतान भाव। यदि संतान भाव में सूर्य बैठा हो, यदि वृष लगन में 5वें घर में सूर्य बैठा हो, तो ये बताओ कि 6 का स्वामी कौन? शिवांजलि बताओ, 6 का स्वामी कौन? बुध। बुध, वेरी गुड। तो और बुध और सूर्य के संबंध आपस में कैसे हैं? मित्र हैं, शत्रु हैं? मित्र। मित्र, है ना। तो ऐसे बुध मित्र, बुध की कन्या राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को विद्या तथा संतान के पक्ष में सुख प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ा गंभीर स्वभाव का होगा, मतलब थोड़ा अपनी एज से 5 साल बढ़कर सोचेगा। मतलब है 5 साल का बच्चा 10 साल वाली बात करेगा, 10 साल का बच्चा 15 साल वाली बात करेगा, 15 साल वाला 20 साल वाली सोच रखेगा, अपने से बड़ा सोचेगा, गंभीरता वाला सोचेगा, सिंसियर होगा लाइफ में, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो होगा, और उसके साथ में क्या होगा? उसका घरेलू जीवन भी शांति और संपन्नता से बना रहेगा। माता और भूमि का भी उसे कुछ ना कुछ सुख मिलता रहेगा, ठीक है। अपने मित्र गुरु की मीन राशि पे 11वें भाव को देखेगा, देखेगा ना, देखेगा, क्योंकि अपने से 7 घर को देखता है। तो वहां पे देख के क्या करेगा? ऐसे आमदनी के अच्छे साधन बनेंगे और छोटी मेहनत करने पर भी ज्यादा टाइप के लाभ प्राप्त होंगे।
ठीक है। अगर वृष लगन में 5वें नंबर पर मतलब 5वें घर में सूर्य बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को विद्या बुद्धि अच्छी रहेगी, संतान अच्छी रहेगी, अच्छा लाभ कमाएगा और उसकी धनराशि भी अच्छी रहेगी, ऐसा आचार्यों का मत है। और अब ऐसे में क्या रहेगा, यदि ऐसे में अब वृष लगन और सूर्य षष्टम में बैठा होगा मतलब छठे हाउस में बैठा होगा तो उसका क्या फल होगा। अब 7 नंबर पड़ा, 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र। शुक्र और सूर्य क्या है आपस में, फ्रेंड्स। है ना। अब देखो आगे, शत्रु स्थान पर अपने शुक्र की तुला राशि पर स्थित सूर्य के नीच के प्रभाव पड़ेंगे। सुनिए मेरी बात, एक तो 7 नंबर शत्रु का घर, ऊपर से भाई साहब नीच के, हो गया ना। एक तो कड़वा करेला, ऊपर से नीम में झुरेला, मतलब एक तो करेले की सब्जी थी, ऊपर से नीम के पत्तों से उसका तड़का लगा रखा था। क्या होगा, सुनो क्या होगा। शत्रु पक्ष से कठिनाइयां प्राप्त, भाई जीवन में अपार शत्रु बैठा रहेगा, कोई सिर पर टपली मार के चला जाएगा, बेकार में दुश्मन बन जाएगा, 2 की लड़ाई हो रही है बीच में फंस जाएगा, शत्रु ही शत्रु रहेंगे जीवन भर। परंतु सूर्य जो है वो थोड़ा सा गर्म ग्रह है, उष्ण ग्रह है, ये तो ऑब्वियस है ना। चंद्रमा शांत है, सरल है, शीतल है, और सूर्य क्या है, थोड़ा सा उग्र है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सूर्य के शत्रु तो बहुत होंगे पर समहाउ उनको कंट्रोल में रखने का पूरा पूरा प्रयास करेगा ही करेगा। और ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन माता का भी सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। और इस स्थान पर सूर्य 7वीं उच्च दृष्टि से 12वें भाव अपने मित्र राशि मंगल को देखता है। अब 7 में बैठा है तो 1 नंबर को देखेगा, 7वीं दृष्टि से देखेगा तो मतलब उच्च का देखेगा। तो जहां पर देखा है तो वहां पे देखने की वजह से क्या होगा। अब तुम ये देखो कि सूर्य ऑलरेडी 6th में बैठा है, अब देख कौन से को रहा है, 12th को, 12th को देखेगा ना भाई। 6 7 8 9 10 11 और 12 छठे भाव में बैठा है, 12वें को देख रहा है। और अभी 10 सेकंड पहले समझा के मैं हटाऊं कि जीवन में पॉजिटिव देखना है तो 2 5 9 से देखना, जीवन में नेगेटिव देखना है तो 6 8 12 से देखना। जो आज ही क्लास ले रहे हैं उनको तो थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, क्योंकि मेरे बोलने की स्पीड में 6 8 12 1 2 4 3 2 5 ऐसा लग रहा है। आप लोगों को भी दिमाग दौड़ाना पड़ रहा है। 6 8 12 का मतलब क्या है, अरे भैया छठा घर, 8वां घर और 12वां घर कुंडली का, समझ रहे हो। एक तो भाई साहब नीच के बैठे थे, अब उच्च की दृष्टि से देख रहे थे तो भी कहां देख रहे थे, लॉस हाउस में देख रहे थे। तो जहां सहा जो प्रॉफिट होना चाहिए था उच्च की दृष्टि के कारण से, वो भी क्या किस चीज में बदल गया, प्रॉफिट किस चीज में बदल जाएगा, लॉस में बदल जाएगा। और ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, अब वो है लॉस हाउस, तो क्या होगा, व्यक्ति का खर्चा बहुत होगा, व्यक्ति का खर्चा बहुत रहेगा। लेकिन सूर्य पूरी तरह बुरा भी नहीं करेगा भाई, समहाउ हाथ पैर मार मार के इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करता रहेगा, हैंड टू माउथ नहीं होगा जैसे तैसे करके, लेकिन खर्चा बहुत होगा भाई साहब। एक तो शत्रु और खर्चा। तो संदीप जी जी और जी प्रवीण जी, अत्री जी, दोनों जो एडवोकेट बैठे हैं क्लास में, जी यदि आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली है, समझो वो जी आपका परमानेंट ग्राहक है, जी गुरु क्योंकि जी। उसके जीवन में शत्रु कोर्ट कचहरी के केस भरे ही पड़े। तो कभी भी जब आप किसी का केस लें और कुंडली देख लो कि यार इसकी कुंडली में ये 5वें छठे घर में वृष लगन में सूर्य बैठा है, तो उसका केस लेने से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि उसके केस लंबे ही चलेंगे उस्ताद जी, जितना मर्जी तो मर्जियां लगा दे लो, अपील कर लो, दलील ले लो, जाएगा मामला कहाँ, कोर्ट में लंबाई खींचेगा, क्योंकि अगले शत्रु ही होता है, एक से छूटेगा तो दूसरा अपील लेके आ जाएगा। ठीक है, लास्ट डिसीजन पे आएगा जी। हाँ। तो इस प्रकार से अपने दैनिक व्यवहार के जीवन में भी सोचकर इन कार्यों को चलना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं 7वें भाव में। यदि 7वें भाव में सूर्य बैठा होगा तो किस नंबर का बैठक कहलाएगा, 8 नंबर का बैठक कहलाएगा। 8 नंबर किसकी राशि है, जल्दी बताओ। मंगल। 8 नंबर की राशि इसकी है मंगल की। मंगल सूर्य का क्या है,
मित्र 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 है। तो अगर कोई मित्र के राशि में बैठेगा तो कैसा फल देगा? अच्छा शुभ फल, सफल अच्छा देगा। फल देगा। और सातवां भाव होता किस चीज का है? जीवन साथी बिजनेस, जीवन साथी बिजनेस। तो जीवन साथी बिजनेस को अच्छा करेगा बुरा करेगा? अच्छा करेगा। अच्छा करेगा। वाह, बन गए जोशी। अरे वाह, received सारे on के सारे Phone जोशी Pay. बन गए तुरंत ही है। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा 3 से रिजल्ट दे जवाब रहे है, जल्दी जल्दी जवाब आ रहा है। हैं। जल्दी जल्दी जवाब आने लगा, सोचना ही पड़ रहा। चलो, तो ऐसे में क्या होगा? जातक की स्त्री व्यवसाय के क्षेत्र में सुख एवं संपत्ति को प्राप्त करेगा और उसे माता भवन इत्यादि का भी। एक बात आपने नोटिस करी कि हर बात में माता भवन की बात हो रही है, क्योंकि जो सूर्य जो है वो माता भवन भूमि का भी थोड़ा सा कारक रहता है। ठीक है, इस बात को गौर में रखना कि भूमि इत्यादि का सुख भी सूर्य के प्रभाव से देखा जाता है। तो अब ऐसे में क्या होगा? लेकिन अब सूर्य अपने से सातवीं दृष्टि को देखेगा और जो शुक्र की राशि है उसमें देखेगा, तो उसके कारण से जातक के शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी रहेगी, रंग दबा देगा। कुल मिला के भाई शुक्र का घर था, शुक्र को सुंदर बनाना चाहिए था, लेकिन सूर्य ने देख लिया सातवीं नीच दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से उसको देख रहा है, वो उसका मित्र नहीं है, तो उसको भाई सुंदरता पे उसको दाग लगाएगा, तो व्यक्ति का रंग जो है वो थोड़ा दबा होगा। और पारिवारिक संसाधनों में भी कुछ कमी थोड़ी सी बनी रहेगी, पर व्यक्ति का दिमाग उल्टा सीधा बहुत दौड़ेगा, ये काम में हाथ फंसा देता हूँ, वो काम में हाथ फंसा देता हूँ, और फंसा के खैर आगे भी निकल जाएगा, बट शरीर को तो देखो सूर्य दबा देगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग, कौन से भाव पे आ जाते हैं? सातवें भाव से आठवें भाव पे आ जाते हैं। तो आठवां भाव पे बात करेंगे, तो आठवें भाव पे कौन सा नंबर पड़ा हुआ है? 9 नंबर। 9 नंबर किसका होता है जल्दी बताओ? गुरु का, गुरु गुरु का होता है। ठीक है, गुरु और सूर्य क्या है? मित्र, मित्र है। और आठवां भाव होता किस चीज का है? अचानक लॉस, मृत्यु और पुरातत्व। पेरेंटल आठवां भाव होता है मृत्यु, पुरातत्व, थोड़ा सा रोग भी कह सकते हो, आयु भी कह सकते हो, है ना, इन चीजों का होता है। आठवें तथा पुरातत्व घर में अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को, बेटा ध्यान से सुनना, यदि वृष लगन में सूर्य अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने मदरलैंड से दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मदरलैंड से दूर रहता है। सपोज इफ आई वॉज बोर्न इन प्लेस ए, तो मैं ए पे नहीं रहूंगा, बी पे रहूंगा, सी पे रहूंगा, डी पे रहूंगा, ई पे रहूंगा, कहीं भी रहूंगा, ए पे मेरा भविष्य नहीं फलेगा। और अगर जबरदस्ती में चिपका भी रहूंगा, तो जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली कहानी है ना चुंबक की, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, तो भाई आपका भविष्य तो लिखा नहीं है यहाँ पे, अब तुम जबरदस्ती में ठुसे रहो तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि वे अपनी मातृभूमि छोड़ दे, मतलब किसी शहर में पैदा हुआ है तो वहां से दूर चला जाए बिजनेस और पढ़ाई करने के लिए, तो ही जीवन में कामयाब होगा। समझ रहे हो? जीवन में कब कामयाब होगा? जब वो अपने मदरलैंड को छोड़ देगा। ऐसा कुंडली में यकीन है, भाव है, हो सकता है। और इसी को विदेश कार्य की बोलते हैं। जी मैं विदेश जाऊंगा नहीं जाऊंगा, नौकरी लगे नहीं लगेगी, अरे लगेगी भाई। ये ठीक है, 6, 8, 12 में बुरे फल देते हैं, लेकिन जैसे हमने बताया था कि कुछ ना कुछ अच्छे फायदे भी इसके होते हैं। और अब ये मैंने बताया था माता भूमि भवन के बारे में सूर्य बात करता है, तो उसमें भी थोड़ी सी कमी बनी रहेगी। पारिवारिक सुख शांति में भी थोड़ी सी स्थिति डामाडोल रहेगी। अरे भाई अब परिवार से दूर रह रहा है तो जाहिर सी बात है परिवार में थोड़ी अनबन बनी रहेगी। और परंतु सूर्य सुखेश होकर अष्टम भाव पे बैठा है। ठीक है, सुखेश है, सुख देखा जाता है। संदीप माइक बंद कर ले, आवाज गूंज रही है भाई। मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। तो अब सूर्य जो है वो सुखेश है। भाई सुख का घर कौन सा है? नंबर 4। नंबर 4 पे नंबर कौन सा पड़ा हुआ है? सूर्य की राशि सिंह पड़ी हुई है नंबर 5। तो सूर्य किस घर का मालिक हुआ? सुख की राशि का मालिक हुआ। तो वहां से आगे क्या होगा? सूर्य सुख के में जो है थोड़ा होना, वो थोड़ा उसको कठिनाई बनी रहेगी, परंतु सातवीं सूर्य दृष्टि से अपने मित्र बुध की राशि को देखेगा और ऐसे में व्यक्ति को अपने धन अर्जन में सहायता मिलेगी। अरे भाई धन अर्जन में कैसे सहायता मिलेगी? अब एक तो बंदे ने अपनी जन्मभूमि छोड़ दी है। अगर व्यक्ति ने अपनी जन्मभूमि छोड़ दी है, इट मीन्स कि वो कहीं बाहर विदेश या किसी दूसरे स्टेट शहर में कमाने गया है, और कमाने गया तो जाहिर सी बात है धन कमा के ही लाएगा।
समझे? विदेश के होंगे, व्यक्ति की अच्छी जॉब लगेगी। हाँ, परिवार वालों से दूर बना रहेगा, वो तो ऑब्वियस मामला हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस वाले लोगों का विचार करना है। अब आ जाइए 9वें भाव में। 9वें त्रिकोण भाग्य तथा धर्म का है, लेकिन राशि किसकी है बेटा? राशि है शनि की। शनि की राशि है। क्या नंबर पड़ा है वहां पे? वहां पे नंबर पड़ा है 10 नंबर। 10 किसका? शनि का। शनि और सूर्य आपस में शत्रु। और भाव कौन सा है? 9वां भाव, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? अब यहाँ पे होने के कारण से व्यक्ति को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और माता भूमि भवन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। और लेकिन जब यहां से वो दृष्टि डालेगा तो अपने मित्र कर्क की राशि में डालेगा, और ऐसे डालने से क्या होगा? उसे भाई बहनों का सुख मिलेगा, व्यक्ति के अंदर पेशेंस होगा, और व्यक्ति अपने बल बुद्धि तथा पराक्रम के द्वारा सफलता को प्राप्त करेगा, लेकिन पूर्ण सफलता उसे फिर भी नहीं मिलेगी। 100 नंबर का पेपर करके आएगा, 75 नंबर ही मिलेंगे। लेकिन वो व्यक्ति संतोषी है और पेशेंस रहे वाला है, तो संभाव वो काम चला लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले भाव पे भैया। 10वें भाव पे आ चुका है सूर्य। 10वां भाव भी किसका है? 10-11 का स्वामी शनि। शनि और सूर्य आपस में शत्रु। शत्रु के घर में किस चीज का घर है वो? भाई पिता का घर है ना, सरकारी नौकरी का घर है, राजयोग का घर है। अब वहां पे क्या होगा? ऐसे इन क्षेत्रों में, पिता और राज्य के क्षेत्र में, व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और शत्रु स्थित होने के कारण से पूर्ण रूप से इसको सफलता भी नहीं मिलेगी। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, अपने से 7वीं को देखेगा ना, और वहां पे स्वराशि होने के कारण से माता, भूमि और भवन में उसको लाभ प्राप्त होगा। माता से लाभ होगा, भूमि से लाभ होगा, पिता से लाभ नहीं होगा। माता से लाभ होगा, पिता से लाभ नहीं होगा। मम्मी की हेल्प मिलेगी, भूमि भवन तो मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, पिता की तरफ से मिलने वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अब आगे आ जाते हैं भाई एकादश भाव पे। 11वें पे नंबर कौन सा पड़ा है? 10-11 का शनि, 9-12 का गुरु। गुरु और सूर्य क्या है? आपस में मित्र हैं। मित्र हैं तो अब क्या फल देगा? जाहिर सी बात है, अच्छा फल देगा। तो ऐसे में माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होगा। सूर्य साथ और क्या होगा? पर्याप्त मात्रा में सुख प्राप्त होगा, और आमदनी में सफलता मिलेगी। व्यक्ति कमाने में सक्षम होगा, अच्छा कमा लेगा, अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, जिसे डायरेक्टरेट लेवल बोलते हैं, उस लेवल पर कमा लेगा। ठीक है, और अपने पंचम भाव को देखेगा, यहाँ से देखेगा तो वो बुध की राशि है, तो बुध की राशि में क्या देखेगा? विद्या, बुद्धि और संतान में भी वृद्धि पाएगा। तो यहाँ पे सूर्य का फल अच्छा जानना चाहिए, अच्छा फल देगा। अब बात कर, ध्यान से सुनना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वृष लगन, 12वां भाव, मेष राशि में सूर्य बैठा है। मेष में सूर्य उच्च का होता है, लेकिन भाव किस चीज का है? व्यय का। तो अब सूर्य को क्या फल देना चाहिए? लेट अस सी। 12वें व्यय भाव में अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का खर्चा अधिक रहेगा, परंतु विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस इसको बहुत सूट करेंगे। खर्चा ज्यादा लगेगा पर बंदा कमा लेगा, और परंतु पारिवारिक सुख इत्यादि में कमी। देखो बेटा, मैंने पहले भी आप लोगों की चीज बताई थी, किसी भी घर का लॉर्ड है, अगर वो 12th हाउस में बेटा चला गया है और वो किसी चीज का लॉर्ड है, तो समझो उस चीज को लेके गया है। 5 नंबर पड़ा था भूमि भवन सुख का, उसका लॉर्ड कौन था? सूर्य। सूर्य चला गया व्यय हाउस में, तो माता गई, प्रॉपर्टी गई, भवन गया, मकान गया, सुख गया। कमा लेगा, खर्चा अदा करेगा, पर ये वाले जो टॉपिक हैं ये सब चले जाएंगे। और साथ ही भूमि आदि मकान में भी थोड़ी समस्या, हानि उठानी पड़ेगी। अब कहते हैं ना जी, किसके नाम पे प्रॉपर्टी लूं? भैया, जिसको भी पंचमेश मतलब पंचम घर का स्वामी, समझ रहे हो? पंचम घर का स्वामी यदि लव शास्त्र में चला जाए तो विद्या बुद्धि गई। चतुर्थ भाव का स्वामी,
4th हाउस का लॉर्ड। अब 4th हाउस का लॉर्ड कौन है? सूर्य, क्योंकि वहां पे 5 नंबर पड़ा है। जो नंबर जिस भाव में पड़ा होता है वो उस घर का मालिक माना जाता है। ये बात क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। जिस भाव में जो नंबर पड़ा हो उस भाव का स्वामी वही माना जाता है। अब चतुर्थ भाव में नंबर 5 पड़ा है, वृष लगन में, सिंह लगन कहां पे लगी हुई है? चौथी लगन माता, भूमि, भवन से संबंधित है। और जो इस घर का लॉर्ड था वो इस घर का लॉर्ड कहां जाके बैठ गया? 12th हाउस में जाकर बैठ गया। मतलब इन चीजों का कंप्लीट लॉस हो गया। ऐसे व्यक्ति को माता का सुख, भवन का सुख नहीं मिलता। तो समटाइम पीपल कि शुड आई बाय दिस प्रॉपर्टी बाय माय नेम और समवन एल्स नेम? तो ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम या अपने माता के नाम पर नहीं लेनी चाहिए। गॉट इट? लेकिन पिता के नाम पर भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पिता की राशि में कौन सा ग्रह था? कौन सा अधिपति है उसका? 2 से गिनना शुरू करो। 10वें भाव में कौन सा नंबर पड़ा है आदित्य? टेल मी। सर 11। 11 का स्वामी कौन है? शनि। वेरी गुड आद्या। तो यदि शनि बैठा है तो जाहिर सी बात है, जब ग्रहों में आपस नहीं बन रही तो माता के नाम पे नहीं ले पाएगा, पिता के नाम पे नहीं ले पाएगा, अपने नाम पे नहीं ले पाएगा। लेकिन 7वां भाव किस चीज का होता है? फास्ट बताया करो यूं। बिजनेस, 7th हाउस, बिजनेस और पत्नी का। और वहां पे पड़ी है 8वीं राशि। मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं। ऐसे में व्यक्ति को प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम पर लेनी चाहिए, ना माँ के नाम पे, ना बाप के नाम पे, ना अपने नाम पे, ना बच्चों सकते हैं, पर चलो बीवी के नाम पे उसको फलदायी होगी। प्रॉपर्टी किसके नाम पे लेनी है? दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। वरना इंसान किराए पे बैठा रहेगा। तो कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, जी मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है, किसके नाम पे लेनी है? सीधी बात है कि चौथे घर का जो हाउस है वो देखो, उस पे क्या नंबर पड़ा है, और उस पे जो नंबर पड़ा है उसके बाद उसे क्या करो, उसका देखो कहीं वो लॉस हाउस में तो नहीं गया। मतलब अगर लॉस हाउस में गया तो माता के नाम पे कैंसल। फिर बच्चों के हाउस पे देखो, 5वें हाउस का 12वें हाउस का कनेक्शन है, कैंसल। इतना समझो कि 12th हाउस का कनेक्शन कैसे भी करके यदि किसी ग्रह से है, उस चीज में लॉस ही लॉस है। इतना बेसिक जब आप सीख गए तो आप लोगों को इस बारे में पता चला। ऐसे ही आपको ये पता कि बार बार अगर कोई बैठा है तो ऐसे में माता की तबीयत खराब रहेगी, को अपनी माता के शरीर पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। कार से ग्रहों का निरूपण किया जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने वृष लगन में द्वादश भावस्त, मतलब 12 भवनों में, 12 भावों में सूर्य राशि का फल है। सर बच्चों का भाव कौन सा होता है? 5वां, संतान का 5वां। अगर आपको बच्चों के बारे में देखना है कि भैया संतान कैसी होगी तो आप 5वां घर देखेंगे। मैंने भेज रखा है ना वो एक ग्रुप में, पूरा उसमें सब चार्ट है। उसको जरा गो थ्रू करोगे ना थोड़ा थोड़ा, उसको जरा थोड़ा सा गो थ्रू करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आज इजी लैंग्वेज में फिर भी से बता देता हूँ एक बार आपको। पहला घर, मैं आज आपको श्री हरि की कृपा से, माता प्रत्यंगिरा और विशेष कृपा से यह बताता हूं कि 12 भाव कुंडली में किस किस संज्ञक हैं, मतलब किस किस नाम से और उनके अंदर से क्या करना चाहिए। पहला भाव शरीर का है, पहले भाव से शरीर का विचार होता है। दूसरे से धन और कुटुंब का, तीसरे कुंडली के तीसरे भाव से पराक्रम और धैर्य का, चौथे भाव से माता, भूमि, भवन का, 5वें भाव से विद्या, बुद्धि और संतान का,
छठे भाव से शत्रु का, सातवें भाव से जीवन साथी बिजनेस, जीवन साथी बिजनेस का, आठवें भाव से रोग का, नौवें भाव से ऐश्वर्य का, धर्म का, है ना। धर्म के और भी भाव है लेकिन आप यहां से भी जोड़ सकते हैं। 10वां भाव पिता का, 11वां भाव लाभ का और 12वां भाव व्यय का। ये 12 टॉपिक मेन है आपके जीवन के और ये 12 टॉपिक 12 भाव अंकित करते हैं। यहीं से ग्रहों की बनी केमिस्ट्री निर्धारण करती है कि व्यक्ति का जीवन कैसा होने वाला है। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। गुड। तो आई होप इट्स हाँ, टाइम। बिल्कुल। ओके, टाइम हो गया अपना कक्षा का। तो बस मेरे बाद में यही है कि डू योर संदूपासना, अपना दिया जलाएं, त्राटक करें, आसन को प्रणाम करें। मैंने क्या बताया था? कौन बताएगा? प्रियांशी, आद्या, ईश्वरांजलि, कौन बताएगा मेरे को कि सबसे बड़ा शक्तिपीठ कौन सा होता है? आसन। आसन सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, अपना आसन। ठीक है, तो आसन को प्रणाम करेंगे, आसन पे पाठ पूजन ये हवन याचन करेंगे, आसन को प्रणाम करेंगे, सब मर्यादाओं का जितनी क्लासों में आज तक जो जो सिखाया है उसको करेंगे, है ना। विधिहीन से यज्ञ से सिद्ध्या करता विनश्यति, विधिहीन यज्ञ को करता विनष्ट हो जाता है। इसलिए बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट विधि विधान। ठीक है, आसन पे पूजन जब खत्म कर लेंगे तो एक और नई चीज बताता हूँ बच्चा। जल लेकर जमीन पे 2 बूंद डालेंगे और उसको अपने माथे से लगाएंगे। यदि आप 50 घंटा पूजन करो और आसन को प्रणाम करके नहीं उठे और जो जमीन पे जल डाला था उसको अपने भूमि से स्पर्श करके नहीं उठे, मस्तक पे लगा के नहीं उठे, तो सारा जो पुण्य है वो देवता इत्यादि ले जाते हैं आपके हाथ में। यदि आपने जल को आसन से छुआकर जमीन पर नहीं डाला, उसको सिर पे नहीं, तो आपका जो सारा पुण्य है वो देवता ले जाते हैं। और यदि आपने आसन को प्रणाम करके नहीं उठा, फोल्ड करके नहीं उठा, तो सारा पुण्य वाराही देवी ले जाती है। और आसन आपने अपने गुरु देवता को प्रणाम नहीं करा तो सारा पुण्य निरर्थक सिद्ध हो जाता है। जैसे कि जरूरत पड़ने पर कर्ण के अस्त्र काम नहीं आए थे, ऐसे ही व्यक्ति के साथ हो जाता है। इसलिए आसन से उठने के बाद अपने गुरु को मानसिक या फिर लेट कर वहीं पर कृपा पात्र मानते हुए प्रणाम करके आशीर्वाद लें। जी संदीप जी बोलिए आप। जय श्री राधे जी, मैं पता करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा भी होता है कि बार बार कुंडली देखने से उसके जो अच्छे भाव हैं उसमें कोई कमी आती है? नो, नहीं। ऐसा किसी ने पहले कभी था जानकारी में कि 18 साल से कम यदि किसी की कुंडली बार बार दिखाई जाती है तो उससे कुछ अच्छे भाव में बार बार कमी आती है। राम जी के पैदा होते ही वशिष्ठ जी ने कुंडली देख ली थी। संदीप बात जी ने, संदीप ने ऋषि थे, उन्होंने पैदा होते ही कृष्ण जी की कुंडली देख ली थी। और जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं ना, अब मैं लेट मी टेल यू वन सीक्रेट, लॉट ऑफ माय जजमान एंड अदर पीपल आल्सो, वो तो दिन की कुंडली देखकर शेयर बेचते खरीदते हैं कि जी आज हमारे 11वें भाव की दशा क्या कहती है, और अगर आज हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लॉस होगा या लॉस होगा। पर डे की कुंडली पे विचार होता है भाई साहब, पर डे। महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, विश्वंतरी, मनवंतर दशा, दशा, प्रण दशा, 1 घंटे तो छोड़ो, 24 मिनट की भी एक एक मिनट की कैलकुलेशन होती है कि दिस पर्टिकुलर 24 मिनट्स आर फॉर गुड है या मेरे लिए नहीं है। तो ये कुछ नहीं कि देखने से हो जाएगा, हाँ, लेकिन आप जिसे दिखा रहे हैं वो व्यक्ति जानकार होना चाहिए, है ना, उसको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया जी आदित्य। सर कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली दिखवाने से चोरी हो जाती है। अच्छा सवाल पूछा गुरु जी। कुंडली दिखवाने से चोरी हो जाती है, किस चीज की, घर में या ग्रहों के? सर मतलब जो भी अच्छी चीजें होती है वो लोग चुरा लेते हैं। किसी के पिता के पिता के पिता में दम हो
तो मेरी कुंडली से सूर्य को उठा दें, गुरु को उठाकर दिखा दें। जो बेटा एक बार महादेव ने लिख दिया ना कुंडली में, ठीक है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। नजर मैं बताऊं आपको, जिसे हाँ